हेलो, एम्बुलेंस जी। मार्टन क्वार्टर के पास जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पे एक लाश पड़ी है। आप प्लीज़ जल्दी आ जाएं। ठीक है। सर, इस डेड बॉडी की इतला किसी नामालूम शख्स ने फ़ोन कॉल करके दी थी। डॉक्टर, इन्फॉर्मेशन देने वाले का नंबर तो नोट किया होगा आपने? नहीं, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का सेल ही ख़राब है। लेकिन आपको कॉल करने वाले की डिटेल तो मालूम करनी चाहिए थी ना। अगर हम ऐसा करने लगे तो जो थोड़ी बहुत इंसानियत लोगों में रह गई है ये भी ख़त्म हो जाएगी। और डेड बॉडी की कोई आइडेंटिफिकेशन वगैरह तो होगी? नो सर, डेड बॉडी के पास से कोई शनाख्ती अलामत नहीं मिली। लेकिन इसके मरने की वजह तो मालूम हुई होगी। इब्तिदाई एग्जामिनेशन से पता चला है कि नौजवान के जिस्म में कोई जहरीली दवा इंजेक्ट की गई है। सर, हो सकता है इसने खुद ही नशे का इंजेक्शन लगाया हो। वैसे भी हुलिये से ये नशा ही लगता। हाँ, बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है। हमने इनके सैंपल टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं। डॉक्टर, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? आप फिक्र ना करें, एज सुन एज पॉसिबल आपको मिल जाएगी। यासिर, आसिफ के साथ जाओ और जाए वक्त होगा अच्छी तरह से मुआयना करो और वहाँ पे मौजूद लोगों से भी कुछ पूछगछ कर लेना। ओके सर। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसी ही रिपोर्ट आती है फिर हम हमसे इंशाल्लाह रब्ता करते हैं। एक नामालूम शख्स ने कचरा कुंडी में पड़ी लाश की इतला देकर एम्बुलेंस को बुलवाया और खुद वहां से रफू चक्कर हो गया। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि जिस शख्स ने एम्बुलेंस को बुलवाया है वो मरने वाले को बहुत अच्छी तरह जानता है। अगर ऐसा था तो उसने उसके लवाहिकीन और पुलिस को इतला क्यों नहीं दी? वो कौन था, कैसे मरा? ऐसे बहुत से सवालात पुलिस के लिए एक मुअम्मा बन चुके थे। उस नौजवान की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी थी और ना ही कोई उसे शनाख्त करने आया था। इन सब बातों के जानने के लिए हमें जाना होगा कहानी के पीछे, जहां से इस कहानी ने जन्म लिया है। कितनी बार मना किया है, इन आवारा लड़कों के साथ मत बैठा करो। क्यों ना बैठा करूं? अच्छा, तो अब तुमने नशा करना भी शुरू कर दिया है? बड़े भाइयों, इसका ये मतलब नहीं कि मुझ पर हाथ उठाओगे। और ये जो तुम्हारी इज्जत है ना मोहल्ले में, 2 मिनट लगेंगे इसको उतारने में। तू घर चल, घर चल, आज माँ को सब कुछ बताता हूँ। घर चल। हाँ, चल, नहीं डरता मैं किसी से। मैं चाहती हूँ अच्छा सा तेरा रिश्ता आ जाए और जल्द जल्द तेरी शादी कर दूँ। अम्मा, मेरी शादी की फिक्र छोड़ें, खुर्रम भाई के लिए अच्छी सी लड़की तलाश करें। भाई से पहले मैं तुम्हें रुखसत करूंगी। अम्मा, मुझे पहले रुखसत करेंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आपके हाथ पाँव कौन दबाएगा? अच्छा, हाथ पाँव दबाती हो तो जता रही हो। अम्मा, जताने की बात नहीं है, भाभी आ जाएंगी ना, घर के काम संभाल लेंगी। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो और खाना भी गर्म कर देना, भाई आने वाला है। क्या हुआ? देख लो अम्मा अपने बेटे के करतूत। क्या फिर नशा वशा करके आया है? अरे हाँ अम्मा, आज ये फिर उन्हीं आवारा लड़कों के साथ बैठा ताश खेल रहा था। हाँ, तो इसमें बुराई ही क्या है? वाह, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अब मौसूफ। अरे तुम खूब माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हो, तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। इज्जत? अम्मा, अगर इसे हमारी इज्जत का ख्याल होता तो कोई काम धंधा करता, यूं घर में पड़ा पड़ा मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। तुम किस बात पे इतना कर रहे हो? मैं कौन सा तुम्हारे पैसों की रोटियां खा जाता हूँ? अरे यही तो कमाता है जो घर चलता है। अम्मा, ये हडहराम है, हडहराम। मैं तो कहता हूँ इसे घर से बाहर निकालो। अरे कुछ दिन बाहर रहेगा तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी इसकी। क्या तुम अम्मा को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा ये घर छोड़ के। ये घर मेरे बाप का भी है और इस घर पे उतना ही हक मेरा है जितना इसका। अरे हाँ, तो फिर सुन ले, अगर इस घर में रहना है ना तो शराफत से रहना होगा। अरे क्यों अपने माँ बाप की इज्जत को खाक में मिला रहे हो? उबैद, खुद को सुधार ले वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा, इसकी इन्हीं करतूतों की वजह से शर्मीन के रिश्ते नहीं आते। और मैं भी तुम्हारी इस रोज रोज की चिक-चिक से तंग आ गया हूँ। तू जा, हाथ मुंह धो, मैं इसको समझाती हूँ। समझाओ।
खुर्रम की रोक टोक, मां का डांटना पीटना कुछ काम ना आया। उबैद अपनी बुरी आदत से बाज ना आया। जिस घराने को पूरा मोहल्ला इज्जत की निगाह से देखता था, वो सिर्फ उबैद की हरकतों की वजह से रुसवाई के दहाने पे खड़ी थी। दूसरी जानिब शर्मीन के लिए उबैद की ये बुरी आदत एक लम्हा फिक्रिया बनती जा रही थी। इसके इन्हीं करतूतों की वजह से शर्मीन के रिश्ते भी टूट जाते हैं। अम्मा, इसको इतना भी ख्याल नहीं है कि अगर मैं ये सब कुछ करूंगा तो हमारी बहन का रिश्ता लेके कौन आएगा इस घर में। उबैद, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। देखो अम्मा, अगर शर्मीन का रिश्ता इस घर में नहीं आ रहा है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा ही कसूर है। अम्मा, बुरे लड़कों की सोबत में बैठता है, जुआ खेलता है और कहता है कि मेरा क्या कसूर है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारी बहन का रिश्ता नहीं आ रहा है इस घर में। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने भाई की और माँ की बेइज्जती कराते हुए महल्ले में। देख लिया इसको। उबैद, अगर तुमने अपनी रविश नहीं बदली ना तो मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अम्मा, आप लोग मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? अरे जो भी रिश्ता आता है, जब उसे तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चलता है तो पलट के नहीं आता। तो मैं क्या करूं? लगता है अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप लोग? मुझे घर से निकाल देंगे? हाँ, तुम्हें घर से निकाल देंगे। अब तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो। उबैद के घर वालों ने उबैद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उबैद अपनी हरकतों से बाज ना आया। उबैद के बड़े भाई के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होता चला जा रहा था। आखिर कब तक वो अपने छोटे भाई की हरकतों को बर्दाश्त करता रहता। और ये बात हकीकत थी कि शर्मीन के लिए जो रिश्ते आते थे वो उबैद की हरकतों की वजह से टूट जाते थे। इससे पहले कि उबैद के घर वाले उबैद के लिए कोई सख्त कदम उठाते, उसकी माँ ने मौका पाकर उसे समझाना चाहा। उबैद बेटा, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? अम्मा, तुम मेरी छोड़ो,
तुम भाई को समझा लो, जब देखो मुझे टोकता रहता है। किसी दिन मेरा हाथ उठ गया ना उस पे। क्या तुम अपने बड़े भाई पे हाथ उठाओगे? हाँ, उसने अगर मुझे मेरे दोस्तों के सामने टोका तो जरूर हाथ उठा लूंगा। बेटा वो तुम्हारे भले के लिए मना करता है, वो तुम्हारा दुश्मन थोड़ी है। मैं जानता हूँ अम्मा, वो मुझे इस घर से निकालना चाहता है, सब समझता हूँ मैं। बेटा वो क्यों चाहेगा? बेटा सोच, तेरी वजह से शर्मीन के रिश्ते आने बंद हो गए। देखो अम्मा, ये सब बेकार की बातें हैं। जिसको शर्मीन से शादी करनी होगी ना, वो हर हाल में इस घर में आएगा। और वैसे भी उन लोगों से मेरा क्या लेना देना। तुम्हें क्या पता बेटा, जब लड़की का रिश्ता आता है ना तो माँ बाप बहन भाई सबकी छानबीन होती है। मतलब अब तुम ये कह रही हो कि इस घर के लिए मैं बोझ बन गया हूँ? नहीं बेटा, मैंने ऐसे नहीं कहा, तेरी इन करतूतों की वजह से ये सब हो रहा है। वैसे क्या बात है अम्मा, आज तुम्हारे लहजे में इतनी नरमी कहाँ से आ गई? भाई के सामने तो बड़ी बातें करती हो। देख, न तेरा भाई है न तेरी बहन है, मैंने कहा तुझे समझा दूं। देखो अम्मा, मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा, बाकी तुम लोगों की मर्जी है। देख, तेरे करतूतों की वजह से ना मुझे बड़ी तकलीफ होती है और महल्ले में अलग शर्मिंदगी होती है। देखो अम्मा, तुम मेरी वजह से परेशान मत हुआ करो। और जहाँ तक रही मोहल्ले वालों की बात, उनको तो मैं देख लूंगा। मेरा बच्चा, मेरे लाल, तू समझता क्यों नहीं है? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है? मुझे अपनी बर्बादी पर कोई अफसोस नहीं है, बस तुम मेरी फिक्र मत किया करो। अरे तू समझता क्यों नहीं है? ईशान, तू पूरे 5 साल बाद आया है दुबई से। यार दुबई वापस कब जा रहा है? बस यार 3 महीने की छुट्टियों पर आया हूँ। यार फैसल, ये खूबसूरत परी कौन है? 5 साल हो गए इनको इस महल्ले में आए हुए, लेकिन यार बेचारी की किस्मत बहुत खराब है। ऐसी क्या बात है यार? कितने ही अच्छे अच्छे रिश्ते आए इस लड़की के, लेकिन इसके नशे और जुआरी भाई की वजह से वो दोबारा पलट कर नहीं आए। वाकई, फिर तो इसकी किस्मत सचमुच बहुत खराब है। कौन करेगा किसी नशे जुआरी की बहन के साथ शादी? हाँ भाई, मेरे बगारे शुरू हो गए आज। आ गए? हाँ भाई उबैद, अब तो तेरे पास लगाने को कुछ बाकी नहीं बचा। और क्या क्या लगाएगा दो पे? तू बाजी तो लगा। तेरे पास? अबे क्या अपनी बहन के जेवर उठा के ले आया है क्या? और लगाओ। कौन नशे में चला जा रहा है? यार ये वही जुआरी शराबी लड़का है जिसकी वजह से इसका घर पूरे महल्ले में जलील और रुस्वा हो रहा है। मतलब ये उसी लड़की का भाई है? तू सही कह रहा था यार। कौन शादी करेगा इस जुआरी शराबी की बहन से? तरस आता है यार इसकी बहन। यार इसके घर वाले इसे समझाते नहीं है क्या? आए दिन इसका अपने भाई के साथ झगड़ा होता है। अजीब लोग हैं यार, अल्लाह रहम करे इनके हालात पर। क्या बात है माँ, ये शर्मीन रो क्यों रही है? क्या बताऊं बेटा, शर्मीन की शादी के लिए जो जेवर बनाया था वो अलमारी में से गायब है। अरे मेरी भोली माँ, तुम अब भी यही समझती हो कि वो जेवर गायब हुआ है? अरे वो जेवर गायब नहीं, चोरी हुआ है। और तुम
अच्छी तरह जानती हो वो जेवर किसने चुराया। तुम्हारा मतलब है ये उबैद ने चोरी की है? तो और कौन करेगा? तुम ठीक कहते हो। उबैद ने हमारी शराफत की बहुत धज्जियां भी घेरी है और सारी इज्जत खाक में मिला दी। अम्मा आज आने दो उसको, आज फैसला होके ही रहेगा। शर्मीन तुम अंदर जाओ। उबैद क्या बात है? तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। क्यों जगह नहीं है भाई? ये घर मेरे बाप का है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मैं निकाल सकती हूँ तुम्हें यहाँ से। लगता है अम्मा भाई ने आज तुम्हें फिर से पट्टियां पढ़ाई हैं। अच्छा, तुमने चोरी चकारी भी शुरू कर दी? ओह तो ये बात है। तुम्हें जरा सी भी गैरत नहीं आई? वो जेवर चुराया तुमने जो मैंने शर्मीन की शादी के लिए बनाया। अम्मा गैरत, अगर इसे जरा भी गैरत होती तो कम से कम अपनी बहन के शादी के जेवर नहीं चुराता ये। खुर्रम सही कहता है, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अम्मा तुम अपने बेटे को इस घर से निकाल लोगी? हाँ मैंने फैसला कर लिया है और ये घर मेरे नाम है। तो ये सब किया धरा तुम्हारा है। सुन लिया तुमने अम्मा का फैसला, चल अब निकल यहाँ से। अरे घूर क्या रहा है, चल निकल यहाँ से, दफाओ। और आंखें किसको दिखा रहा है, दफाओ। छोड़े भाई, खुदा का वास्ता है, इसे इसके हाल पे छोड़ दें। तुम चुप हो जाओ शर्मीन, ये अब इस घर में नहीं रह सकता, चल निकल यहाँ से। तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ। अरे जा जा निकल। देख ले अम्मा, अगर मैं इस घर से चला गया तो फिर वापस नहीं आऊंगा। अरे चल निकल, निकल यहाँ से। अम्मा भाई को रोके, भाई को मत जाने दे अम्मा। एक माँ ने अपनी ममता का गला घोट दिया और एक बहन की मोहब्बत का वास्ता भी अपने भाई को घर से बेदखल होने से ना रोक सका। क्या वाकई उबैद इस घर की रुसवाई का सबब बना हुआ था? क्या उबैद के घर से जाने के बाद कोई फर्क पड़ा? अगर पड़ा तो किस पे पड़ा, उबैद पर या इसके घर वालों पर? आइए चल के देखते हैं। अबे साले बेईमानी करता है। छोड़ यार उबैद, जाने दे। अबे जा, जब हारता है तो रोता है। अबे तूने बेईमानी की है, चल मेरे पैसे वापस कर। नहीं करता, क्या कर ले, क्या कर लेगा? अबे कैसे नहीं करेगा, तू देखता हूँ मैं। चल चल मेरे पैसे वापस कर। हैं उबैद यार, अबे छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। माजिद तू जा यार यहाँ से, जा। अबे जा, बहुत देखे तेरे जैसे। साला बेईमानी करता है। ये 1000 मर्तबा मना किया है ना, ये हमेशा इसी तरह करता है। बैठ जा आराम से। छोड़ यार, तू इंजेक्शन लगा, बहुत तलब हो रही है मुझे। देख मेरी मान, वापस घर चले जा। कब तक इस तरह फुटपाथ पर सोता रहेगा यार? माफी मांग ले घर वालों से। देख भाई, उस घर में जाने से बेहतर है मुझे मौत आ जाए। यार मैंने अपनी माँ और भाई बहन का बहुत दिल दुखाया है यार। तो क्या हुआ यार, जाकर उनसे माफी मांग ले, वो तुझे माफ कर देंगे। मैं उस घर में अब वापस नहीं जाऊंगा। तू बस ये बता, इंजेक्शन लगा रहा है या नहीं? अच्छा अच्छा, लगाता हूँ। तुम ऐसा करो, कल कोई सूट पहन लो अच्छा सा। अम्मा वही तो 4-5 घिसे पिटे सूट हैं जिन्हें मैं अभी तक रगड़ रही हूँ। हाँ तो उसी में से देख के पहन लो अच्छा सा। क्या बात है अम्मा, आज तुम दोनों बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी कि तुम सो के उठो तो मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं। खुशखबरी? अरे अम्मा मेरे तो कान ही तरस गए खुशखबरी सुनने के लिए। अरे शर्मीन का रिश्ता आया है। अरे वाह, ये तो वाकई अम्मा तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। भाई मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। लड़के की माँ नहीं है, बाप है और बेटा है। कल आ रहे हैं वो लोग। ठीक है अम्मा, अम्मा मगर बस एक बात का ख्याल रखना, अब तुम उन लोगों से उबैद का तस्करा मत करना। और वैसे भी अब हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है और वो ये इलाका भी छोड़ के चला गया। देख मेरी बात, घर चले जा। कब तक इस तरह फुटपाथ पर सोता रहेगा यार? अम्मा इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से शर्मीन के रिश्ते नहीं आते। अम्मा इसको इतना भी ख्याल नहीं है कि अगर मैं ये सब कुछ करूंगा तो हमारी बहन का रिश्ता लेके कौन आएगा इस घर में। उबैद बाज आ जाओ अपनी हरकतों से।
देखो अम्मा, अगर शर्मीन का रिश्ता इस घर में नहीं आ रहा है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा ही कसूर है। अम्मा, बुरे लड़कों की सोबत में बैठता है, जुआ खेलता है और कहता है कि मेरा क्या कसूर है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारी बहन का रिश्ता नहीं आ रहा है इस घर में। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने भाई की और माँ की बेइज्जती कराते हुए महल्ले में। अरे जो भी रिश्ता आता है जब उसे तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चलता है तो पलट के नहीं आता। इस घर में जाने से बेहतर है मुझे मौत आ जाए। हेलो जी। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाके देखता हूँ। हेलो, एम्बुलेंस जी। मार्टिन क्वार्टर के पास जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पे एक लाश पड़ी है, आप प्लीज़ जल्दी आ जाएं। ठीक है। भाई मेरी तरफ से तो बात पक्की समझें, अब आप जल्दी से शादी की तारीख दे दें मुझे। भाई साहब, ऐसा है कि मैं खुर्रम से मशवरा कर लूं तो फिर आपको जवाब देती हूँ। खुर्रम जी। मुझे कुछ अपसेट दिखाई दे रहे हो, कोई परेशानी है क्या? नहीं अंकल, ऐसी तो कोई परेशानी नहीं। अरे बहन, खुशी का मौका है, आप रो रही हैं? अंकल, माँ की आंखों में खुशी से आंसू निकल रहे। हाँ भाई, एक जवान बेटी की माँ के लिए यही खुशी की इंतहा है। हाँ भाई साहब, मैं तो चाहती हूँ बच्चों के नसीब अच्छे हों। वजह फरमाया आपने। हाँ, आप कह रही थी आपका एक बेटा और भी है। वो अंकल, माँ उससे बहुत प्यार करती थी। ओह सॉरी, खुशी के इस मौके पर आपके बेटे की याद दिलाकर आपके जज्बात को ठेस पहुंचाई। आई एम सॉरी। खुर्रम, भाई साहब को मिठाई दो। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? सर, केस काफी हद तक सुलझ गया है। गुड, इसका मतलब ये हुआ कि मकतूल और कातिल का सुराग मिल गया है। यस सर। सर, मकतूल का नाम तो उबैद है और कातिल कौन है ये अभी कंफर्म नहीं है। ये सिद्दीकी और आसिफ कहाँ हैं? सर, जिस पे शक है ये दोनों उसी मुलजिम को गिरफ्तार करने गए हुए हैं। ये उबैद का घर है? जी। उसका बड़ा भाई खुर्रम कहाँ है? तुम खुर्रम हो? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं ही खुर्रम हूँ। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? मगर क्यों? अपने भाई के कत्ल के जुर्म में। क्या? मैंने अपने भाई का कत्ल नहीं किया। कत्ल किया है या नहीं ये सब थाने चल के पता चलेगा। आपको गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा कातिल नहीं हो सकता। देखिए अम्मा, थाने जाएगा, तफ्तीश होने के बाद पता चलेगा इसने कत्ल किया है या नहीं। चलिए मिस्टर खुर्रम। मगर चलिए खुर्रम साहब। मगर इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुने। क्यों मारा है तुमने अपने भाई को? सर, आप मेरा यकीन करें, मैंने अपने भाई को नहीं मारा। तो फिर किसने किया है? तुमने ही एम्बुलेंस को कॉल की थी ना? एम्बुलेंस को कॉल मैंने ही की थी, लेकिन मैंने अपने भाई का कत्ल नहीं किया। कॉल करके वहां से रफू चक्कर क्यों हो गए तुम? और हमें तो ये भी पता है कि आए दिन तुम्हारा उसके साथ घर में झगड़ा रहता था और तुमने ही उसे घर से निकाल दिया था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने अपने भाई को कत्ल किया है। मुझे तो खुद उसके दोस्त की कॉल आई थी कि उसने मेरे भाई की लाश देखी है। जी, मैं उबैद का दोस्त जमील बात कर रहा हूँ। जी। खुर्रम भाई, हैवी डोज की वजह से उबैद की मौत हो गई है। मार्टिन क्वार्टर के पास झाड़ियों के पास उसकी लाश पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाके देखता हूँ।
मैंने उबैद की लाश की इत्तला दे के इसलिए चला गया था कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे और उसके रिश्ते के बारे में किसी को पता चले। क्यों? उस दिन मेरी बहन को देखने के लिए कुछ लोग घर पे आ रहे थे और उबैद नशेई और गलत सोबत में बैठता था और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी बहन के रिश्ते टूट जाते थे। खुर्रम ने उबैद के जिस दोस्त के बारे में बताया था उसका क्या हुआ? सर उसे इंट्रोगेट किया जा रहा है। हाँ आसिफ, क्या कहता है ये? चल भाई बता सर को उबैद की मौत कैसे हुई है। बता सर को कैसे हुई उसकी मौत। सर उस रात उबैद नशे की हालत में फुटपाथ पर पड़ा हुआ था। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। देखो उबैद, मेरी मान, तू वापस घर चले जा। यार जमील, मैंने अपनी माँ और भाई बहन का बहुत दिल दुखाया है यार। मैं उस घर में अब वापस नहीं जा सकता। तो क्या हुआ यार, तू उनसे माफी मांग ले। वो तुझे यार मेरी वजह से मेरी बहन के रिश्ते नहीं आ रहे यार। वो रोने लगा। उसने मुझे इंजेक्शन लाने के लिए कहा। मैंने उसे इंजेक्शन लाकर दे दिए। पर सर मुझे क्या पता था कि वो सारे के सारे इंजेक्शन अपनी रगों में एक साथ उठा लेगा। तुम्हें कैसे पता चला कि वो मर गया है? सर अगली सुबह जब मैं उससे मिलने के लिए उसके ठिकाने पर गया तो वहां मौजूद नहीं था। जब मेरी नजर कचरा कुंडी पर पड़ी तो जब तुम वहां पहुंचे तो वो जिंदा था? वो मर चुका था। फिर मैंने उसके भाई खुर्रम को फोन कर इत्तला दी। हमारे मजहब और कानून में खुदकशी हराम है। इस खुदकशी के जिम्मेदार उबैद खुद है। आसिफ, यस सर। ले जाओ इसे, इसका चालान बनाओ और कल सुबह से अदालत में पेश करो। ओके सर। कहते हैं कि हर बुरी आदत का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। ऐसा ही कुछ उबैद के साथ हुआ। उबैद अपनी बुरी आदतों में इतना आगे निकल चुका था कि जब तक उसे एहसास हुआ वक्त उसके हाथ से निकल चुका था। वो अपने आप को अपने घर वालों का मुजरिम समझ बैठा था और उस मुजरिम ने अपनी सजा का इंतखाब भी खुद किया और वो इंतखाब था खुदकुशी, जो कि मजहबी एतबार से तो हराम है, कानूनी तौर पर भी इसकी बहुत बड़ी सजा है जिसे किसी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जाता। अफसोस इस बात का है कि हमारे माशरे में अभी भी बहुत से नौजवान ऐसी लत में पड़ जाते हैं कि जिसके बाद उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। तो खुदारा ये दरख्वास्त करूंगा कि जब भी किसी आदत की तरफ बढ़ना हो तो एक बार उसका अंजाम ज़रूर सोच लें। ऐसा ना हो कि आपका हाल भी कुछ उबैद जैसा हो। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।